बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है वो ड्रीमवीवर के हवाले से है। आपने ड्रीमवीवर इंस्टॉल कर लिया? सर अभी नहीं हुआ। पहले इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक नई फाइल लेते हैं, HTML का पेज क्रिएट करते हैं, वर्जन 5.0 जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा हमारा वही सिलेक्टेड होता है बाय डिफॉल्ट। हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं और फाइल को सेव करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा और मेरे पास ये विंडो आ जाएगी, या फिर फाइल में जाके मैं यहाँ पे सेव के पर क्लिक करूंगा, मेरे पास विंडो आ जाती है। क्लास 2 कर देता हूँ इसको। ओके, डन। सही है। अच्छा जी, हम डिजाइन व्यू में आते हैं और आज हम टूल बार्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टूल आ रहा है वो HTML का टूल। अच्छा, इससे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर और वहाँ पे कुछ इमेजेस रख देता हूँ। अब इत्तेफाक से ये फोल्डर मेरा HTDocs में, ये आप HTML का फोल्डर है तो आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस फोल्डर को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, और मैं डाउनलोड से कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ, मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं तो काम आएंगे। कॉपी किया मैंने इनको और यहाँ से बैक का बटन दबाऊंगा, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इस जगह आके सिर्फ F5 दबाऊंगा, देखिए यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर भी आ गया, मेरा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा है। क्लास 2 के नाम से फोल्डर खुला हुआ है और हमने यहाँ प्रॉपर्टी की सेटिंग कर ली थी। पेज प्रॉपर्टी जो डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी हमारा HTML पेज होता है उसके ऊपर जो हम डिजाइनिंग करते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल होती हैं। पेज प्रॉपर्टी पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आ जाता है अपीयरेंस का टॉपिक। अच्छा, अपीयरेंस जो है, जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है पेज की, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का स्टाइल वगैरह वगैरह यहाँ से किया जा सकता है। अगर आपने मैनुअल HTML पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि ये टैग, अगर बॉडी टैग के अंदर कलर्स यूज करूंगा तो बॉडी में इस्तेमाल होगा, टैग्स के अंदर यूज करूंगा तो ये अलग से इसका टैग इस्तेमाल होगा। जबकि HTML की एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज होती है जिसे CSS कहा जाता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट इसका फुल नेम है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस पेज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपीयरेंस CSS सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सिर्फ जस्ट बैकग्राउंड कलर लेता हूँ और इस कलर पिकर से अपनी मर्जी का कलर चूज करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ये कलर यहाँ पर आ गया। फाइल को मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ बैकग्राउंड पे चीज कहाँ अप्लाई। अगर मैं मैनुअल HTML पढ़ाता आपको तो मैं बॉडी कलर के अंदर BG कलर के नाम से टैग अप्लाई करता और बैकग्राउंड पे कलर लग जाता। जबकि यहाँ पे देखिए हेड के अंदर एक स्टाइल का टैग खुलता है, ये CSS कहलाता है। CSS वेब की जो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है, ये टैग के इस्तेमाल को तेज बनाती है क्योंकि सारा कोड टेक्स्ट बेस्ड होता है और फौरन अपलोड हो जाता है और उसके अंदर जो भी स्टाइल हम डिफाइन करते हैं वो हमारे वेब पेज के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पेज प्रॉपर्टी में वापस आते हैं और यहाँ पे मुझे कुछ, पहले मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ, तो मैं इंट्रोडक्शन के नाम से एक हेडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और एक रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं, तो कुछ भी टाइप कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हेडिंग बनाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और नीचे प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ से पैराग्राफ को हेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। HTML में 6 तरह की हेडिंग होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग H1 के नाम से प्रेजेंट होती है, इसके बाद H2, फिर H3, H4, H5, H6, ठीक है। 6 हेडिंग होती हैं। लेकिन SEO के एतबार से, SEO क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ। SEO के एतबार से हेडिंग 1 को अहमियत ज्यादा है। हेडिंग 1 और ये जो आपके पैराग्राफ डिफाइन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। SEO का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर गूगल सर्च इंजन की रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं अपनी वेबसाइट को बनाता हूँ। उस रिकमेंडेशन के हिसाब से उसके सर्च टैग्स या मार्कअप टैग डिफाइन करता हूँ, जिसकी बेस पे वेबसाइट मेरी फास्ट लोड होती है, तेज चलती है, गूगल के एल्गोरिथम में उसकी जगह भी बहुत ज्यादा अप पे आती है। तो ये सारे तरीके होते हैं सर्चिंग के हवाले से। तो सर्च इंजन का एक छोटा सा रिव्यू दिया है मैंने, बाकी वैसे सर्च इंजन इससे बहुत बड़ी चीज है आगे।
ठीक है, पेज प्रॉपर्टी में आता हूँ और अब मुझे फॉन्ट चेंज करना है अपना इस वेब पेज का। इससे पहले हमने फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट का टैग यूज करते रहे हैं, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पे फॉन्ट की फैमिलीज मौजूद है। मिलते जुलते सिमिलर फॉन्ट्स की कुछ फैमिलीज बनी हुई होती हैं। आप उनमें से किसी भी फॉन्ट की फैमिली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम्स न्यू रोमन की यूज कर रहा हूँ, अप्लाई किया तो देखें स्टाइल मेरा बैकग्राउंड पे चेंज हो गया। ठीक है, मैं अगर इम्पैक्ट वाला फॉन्ट लेता हूँ तो ये थोड़ा डिफरेंट फॉन्ट हो जाता है। तो हर फॉन्ट की अलग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैं कोई भी एक फॉन्ट यहाँ पे अपने लिए चूज कर लेता हूँ जो मेरे मुझे आंखों को बस सही भी लगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये फॉन्ट में मैं राइटिंग स्टाइल दो होते हैं, एक होता है बोल्ड और एक होता है अटैलिक। मैं अगर इसको अटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई कर दूंगा, मेरा फॉन्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अटैलिक और ऑब्लाइज ये दोनों ही एक ही काम करते हैं, लेकिन दोनों के मार्कअप टैग अलग अलग। ऑब्लाइज ईएम टैग से यूज होता है, ठीक है, एम्फसाइज ईएम टैग यूज होता है। और यहाँ पे तो खैर नहीं लिखा हुआ आ रहा, लेकिन जब हम मैनुअल टैग अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे ईएम का टैग यूज करते हैं, और इटैलिक के लिए आई का टैग यूज होता है। अगर आपको नॉर्मल करना है आप नॉर्मल कर दें या इसको डिलीट कर दें, ठीक है। और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपका वेब पेज बिल्कुल सेट हो जाएगा। इसी तरह बोल्ड करना है तो बोल्ड बोल्डर थोड़ा सा लिमिटेड फर्क के साथ बोल्ड कर सकते हैं हेडिंग को या पैराग्राफ को। तो यहाँ से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब आती है बात फॉन्ट के साइज की। जो फॉन्ट है मेरा बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर के अंदर डिफाइन होता है ये 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स के करीब होता है। तो मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भी मुझे जो है 12 चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट आ रहा है पीएक्स। पीएक्स का मतलब पिक्सल। और मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो पीएक्स का पॉइंट आता है। पॉइंट बेसिकली हम यूज करते हैं अपने लिए। पॉइंट्स है, पिक्सल है, इंचेस है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर, परसेंटेज, विकास वगैरह वगैरह। अगर मैं पिक्सल करूंगा तो ये फॉन्ट थोड़ा सा और छोटा हो गया, क्योंकि पिक्सल छोटा होता है यूनिट, और पॉइंट यूनिट थोड़ा सा बड़ा होता है। इंचेस में क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका एक एक वर्ड इंचेस में कन्वर्ट हो गया, काफी बड़ा। ये देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट फॉन्ट डिफरेंट चीजें अपने साथ में सेट की जाती है जैसा आपको बेहतर लगे। मैं वापस आता हूँ और मुझे ये 12 पॉइंट चाहिए था अपने वेब पेज का साइज, ठीक है। और 12 पीटी रखा, अप्लाई कर दिया, ये मेरे पास वापस आता हूँ। क्लियर है, ठीक है। जी। अब हम आते हैं टेक्स्ट के कलर को बदलने के लिए। टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और अपनी मर्जी का कोई भी कलर देके अप्लाई कर। तो मेरा टेक्स्ट का फॉर्मेट हेडिंग टू पैराग्राफ, जितना भी टेक्स्ट इस वेब पेज के अंदर आप पढ़ाई यानी इस्तेमाल हुआ है, सबका कलर बदल जाएगा। ये मैं अपनी जरूरत के हिसाब से मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं सेट कर लूंगा। ये मैंने यहाँ पे ब्लैक भी नहीं रखा, डार्क नहीं भी रखा, थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेते हैं, तो ये ज्यादा आपको बेहतर भी लगेगा, ठीक है। मतलब आगे लाइट ब्लू टाइप का बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज में यहाँ पे लेता हूँ। HTML के अंदर एक फॉल्ट है, फॉल्ट तो नहीं कहेंगे, इसकी एक लिमिट है। क्या मैं अगर बैकग्राउंड इमेज यूज करता हूँ तो वो रिपीट होता है। अगर मेरा इमेज की पिक्सल्स क्वालिटी कम है तो वो इमेज रिपीट होगा बाय डिफॉल्ट। तो CSS पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिया, एक छोटा सा इमेज है ना ये, अभी देखें आप अगर, तो ये आपके पास रिपीट हो रहा है। इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ, मैं आऊँगा इस जगह F12 प्रेस करूँगा, या फिर फाइल में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रियल टाइम प्रीव्यू, गूगल क्रोम। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्रोम या जो भी मेरे पास ब्राउजर्स होंगे वो यहाँ लिस्टेड होंगे, मैं उनमें डिस्प्ले देख सकता हूँ। आप देख रही होंगी यहाँ पे ये यूट्यूब रिपीट होगा। अगर मेरे वेब पेज की रेजोल्यूशन कम होगी तो ये मल्टीपल टाइम रिपीट होगा। वेब पेज की रेजोल्यूशन नॉर्मल जो होगी 100 या 99, तो ये उस हिसाब से दिखेगा, ठीक है। वापस आते हैं इस जगह, और जनाब यहाँ पे मुझे इमेज रिपीट नहीं करना। तो ये CSS के अंदर ऑप्शन होता है कि मैं वेब पेज का इमेज रिपीट ना करूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है। अगर मैं रिपीट एक्स एक्सिस करूंगा तो ये हॉरिजेंटली रिपीट होगा, ठीक है। सेव किया मैंने और यहाँ दिखाता हूँ आपको, देख रहे हैं आप, ये हॉरिजेंटली रिपीट होता है। और अगर मुझे वर्टिकली रिपीट करना है तो रिपीट वाई कर दूंगा, ये वाई एक्सिस पे रिपीट हो जाएगा। सेव किया इसको और यहाँ देखें वाई एक्सिस पे रिपीट हो रहा है। और अगर रिपीट नहीं करना तो उसके लिए सिंपल नो रिपीट करते हैं और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट और कॉपी कर लेता हूँ ताकि ये मुझे देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको
ये ऑब्जेक्ट रिपीट होता हुआ नजर नहीं आता। अब अगर मैं चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर इस लास्ट कलर से मैच करे, तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और ये पिन आई ये ड्रॉपर टूल ले लेना है, और जिससे भी मैच करना वहां पे क्लिक करूंगा वो कलर यहाँ पर आ जाएगा और अप्लाई कर दूंगा। अब देखिए मेरे वेब पेज पे ये कलर मैच हो गया। ठीक है, अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो रेड भी ले सकता हूँ मैं, ये रेड कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ। जस्ट लाइक इस इमेज के अंदर रेड है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉपर लिया और ये रेड पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद ओके कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ये देखें रेड आ गया। क्लियर है। जी और सर। अगर बैकग्राउंड कलर हटाना है तो आप इसको डिलीट करके अप्लाई कर दें, या अप्लाई। ये देखिए आपके सामने कुछ टेक्स्ट इस तरह से नजर आ रहा है। ओके। पेज प्रॉपर्टी के अंदर एक आइटम और होता है जिसे मार्जिन कहा जाता है। मार्जिन टेक्स्ट से बाहर का एरिया कहलाता है चारों तरफ से। तो लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, ये चारों तरफ का मार्जिन है, अलग अलग सेट किया जा सकता है। मैं कहता हूँ लेफ्ट से ये 50 पिक्सल का मार्जिन रखे, राइट से ये जो है अपना तकरीबन जो है 100 पिक्सल का मार्जिन रखे, और टॉप से जो है ये भी टॉप से जो है 20 पिक्सल का मार्जिन रखे, और बॉटम से भी ये 100 पिक्सल का मार्जिन रखे। ठीक है, टैक्स के बाद ये स्पेस आपका अलग से शो होगा। सेव किया मैंने, और अब यहाँ पे देखें कि लेफ्ट का मार्जिन टॉप का मार्जिन कम रखा था, राइट का मार्जिन 100 पिक्सल ज्यादा रखा था, बॉटम का मार्जिन 100 पिक्सल रखा था। तो टैक्स एक फॉर्मेटेड वे में नजर आ रहा है। ठीक है, जी। बाय डिफॉल्ट मैं इसको 0 रखूंगा क्योंकि मुझे मार्जिन 0 ही चाहिए फिलहाल। बाकी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जब आप उसको यूज करेंगे। पेज प्रॉपर्टी अपीयरेंस के अंदर सीएसएस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम एचटीएमएल का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में बता दूं। देखिए बैकग्राउंड इमेज है लेकिन यहाँ रिपीट कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जबकि इसके अंदर रिपीट का कंट्रोल भी दिया हुआ है। सेकंड, मैं बैकग्राउंड का कलर दे सकता हूँ यहाँ से। टेक्स्ट, ये भी आपका हाइपर लिंक के कलर्स हैं, तो हाइपर लिंक के कलर आप डिफाइन कर सकते हैं। और हाइपर लिंक के लिए सीएसएस के अंदर ये वाला टैब दिया हुआ है। तो उसके बाद मार्जिन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं लिंक ऑब्लिक सीएसएस, यानी सीएसएस के अंदर हाइपर लिंक कैसे लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिंक्स बना देता हूँ। पहले टेक्स्ट का कलर हम वापिस कर देते हैं नॉर्मल ब्लैक। क्लियर। अब मुझे इस पूरे पैराग्राफ का इस हिस्से को लिंक लगाना है, इसको सेलेक्ट किया, नीचे देखें टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई। इमेज सेलेक्ट करूंगा तो इमेज की प्रॉपर्टी आएगी, हेडिंग सेलेक्ट करूंगा तो हेडिंग की प्रॉपर्टी आ जाएगी। फिलहाल मुझे कोई पेज बनाया हुआ नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ हैशटैग लगाऊंगा और मेरे पास यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक की तरह प्रेजेंट तो करेगा, लेकिन क्या होगा कि ये कहीं रिडायरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि कोई भी इस पे लिंक नहीं लगा होगा। और ये देखें लिंक का डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है, रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, और जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पर्पल हो जाता है। अच्छा। हम आते हैं इस जगह और लिंक के अंदर ऑप्शन में आएंगे, और जनाब अगर लिंक का फॉन्ट बदलना है तो आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। लिंक का फॉन्ट चेंज हो गया। क्लियर। ओके, अच्छा लिंक बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन होता है। क्लियर है। लिंक का फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज बढ़ा सकता हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वापस सही कर दूंगा। हाइपर लिंक के साइज को आप चेंज भी कर सकते हो इंडिविजुअली। प्लस अब मुझे कलर नहीं चाहिए, ब्लू वाला नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला कलर जो मेरा हो रेड कलर। पहला कलर रेड रखा मैंने। रोल ओवर वो इवेंट होता है जब मेरा माउस इस हाइपर लिंक के ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ चेंजेस नजर नहीं आ रही, मैं ओके करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं जैसे ही यहाँ होगा तो फ्रेश करूंगा इसको, ये मेरे पर रेड में आ रहा है। जब मेरा माउस इसके ऊपर जाएगा इसका कलर चेंज हो, तो उस इवेंट को रोल ओवर इवेंट कहा जाता है। रोल ओवर इवेंट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं कहता हूँ रोल ओवर इवेंट में ये ब्लू कलर होता है। ठीक है, डन। फिर इसके बाद एक्टिव, जब मैं माउस को बटन दबाऊंगा और जब तक माउस को बटन दबा रहेगा उस लिंक का कलर क्या रखना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन रखा। और विजिटेड कलर, क्योंकि वो नीले के बाद पर्पल हो जाता है तो बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ विजिटेड कलर भी लाल ही हो, तो एक अच्छा सा इम्पैक्ट आएगा। तो सेव करता हूँ, ओके करता हूँ,
और यहाँ पर आऊंगा, जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा तो कलर ब्लू हो गया। क्लिक का बटन दबा के रखा हुआ है मैंने तो ग्रीन है, जैसे ही छोड़ता हूँ ये वापस रेड हो जाता है। ठीक है। तो अब एक यूजर के लिए एक ऑड सा कलर जो पर्पल कलर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था वो नहीं होगा, और एक अच्छे तरीके से काम करेगा। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे मुझे अंडरलाइन भी इरिटेट कर रहा है यार, हाइपरलिंक तो सही है लेकिन अंडरलाइन नहीं चाहिए। तो सीएसएस के अंदर इसका भी इलाज है। अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलवेज अंडरलाइन, हमेशा अंडरलाइन रहेगा। नेवर अंडरलाइन, कभी भी अंडरलाइन नहीं रहेगा। ठीक है, अप्लाई किया, फाइल को सेव किया। अब देखिए यहाँ से अंडरलाइन हट चुका है, और माउस लेके जा रहा हूँ, सेम वही इफेक्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि इस पे अंडरलाइन गायब है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा हो जाए कि अंडरलाइन रहे, लेकिन जब मेरा माउस इस पे जाए अपना, जब मैं रोल ओवर करे तो ये अंडरलाइन का गायब हो जाए, है ना। जब मेरा माउस इस हाइपर लिंक के ऊपर जाए तो ये अंडरलाइन गायब हो जाए। देखिए गायब हो रही है अंडरलाइन, क्लिक कर रहा हूँ जी तो रहेगी, वैसे रहेगी। ठीक है, ओके। मैं वापस आता हूँ, और लिंक के अंदर में आने के बाद इसको कहता हूँ अंडरलाइन शो करे सिर्फ रोल ओवर पे, तो लिंक अलग से नजर आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरे वेब पेज पे इस्तेमाल हो रहा है, ये हाइपरलिंक जहां जहां होगा सब पे यही चीज रिएक्ट होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिंक लगा देता हूँ, और लिंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे आया, क्लिक किया यहाँ पे, और जस्ट हैशटैग लगा दिए, फिर डन। अब देखिएगा कि नीचे वाला भी रेड हो गया, ये भी अलग हो गया। उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये अलग है, ये अलग है। अगर मैं चाहता हूँ ये सब अलग अलग चले तो इसमें हमें सीएसएस के अंदर क्लास और आईडीज बनानी पड़ेगी। आई होप सीएसएस तो आपको आता होगा। जी सर आता है। जी ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लासेस डिफाइन कर सकती हैं। मैं फिलहाल इसको नेवर अंडरलाइन कर रहा हूँ, फिर डन। हाइपरलिंक सेट हो गया, सेव कर दिया। फिर हम यहाँ पर आएंगे, लिंक के बाद है हेडिंग। तो हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स थी। मैं यहाँ पे 6 तरह की हेडिंग ले लेता हूँ, और सबसे पहली हेडिंग है हेडिंग 1। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया और पेस्ट। हेडिंग 2 कर दिया, हेडिंग 3 कर दिया, हेडिंग 4 कर दिया, हेडिंग 5 कर दिया, और हेडिंग 6 कर दिया। ठीक है। अब हेडिंग बनाने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और नीचे प्रॉपर्टी बार में जाऊंगा, और यहाँ से मैं हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लूंगा। हेडिंग 2 लेना है तो हेडिंग 2 ले लीजिए। इसी तरह मैं सारी हेडिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए, ड्रीमवीवर से काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और सबसे पुराना जो है वेब पेज एडिटर या वेब पेज डिजाइनर भी ड्रीमवीवर ही है। दूसरे जो वेब पेज एडिटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। उनके भी कुछ शॉर्टकट्स और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन ड्रीमवीवर के अंदर ये खासियत है। अगर आप हेडिंग के फॉन्ट को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से हेडिंग के फॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग के फॉन्ट को बोल्ड और अंडरलाइन करना, सॉरी टैलिक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस फॉन्ट साइज हेडिंग का बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। कलर बदलना चाहते हैं तो कलर भी बदल सकते हैं। मैंने पहला कलर रेड ले लिया, दूसरा मैं यहाँ पे पर्पल लूंगा, तीसरा ब्लू कलर ले लेता हूँ, फोर्थ कलर में यहाँ पे जो है सियान कलर ले लूंगा, 5 कलर जो है मैं ग्रीन ले लेता हूँ, 6 कलर में यहाँ पे येलो या ऑरेंज कर देता हूँ। अप्लाई करता हूँ तो मेरी सारी हेडिंग अलग अलग कलर में आ गई। प्लस मैं कहता हूँ हेडिंग 1 का फॉन्ट होता है 36 पिक्सल। ठीक है, मैं कहता हूँ हेडिंग 2 का फॉन्ट हो जाए 24 पिक्सल, बाय डिफॉल्ट होता है ये 24 ही है। और हेडिंग 4 को मैं कहता हूँ 36 पिक्सल का हो जाए भाई। अब अगर आप देखेंगे हेडिंग 1 से भी बड़ा लग रहा है बल्कि ये। ठीक है, और अगर आप इसको 30 पिक्सल कर देते हैं, अब ये कुछ उससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट साइजिंग भी दी जा सकती है, डिफरेंट फॉन्ट भी सेट किए जा सकते हैं। और ये तमाम काम कहाँ हो रहा है, ये तमाम काम सीएसएस के अंदर हो रहा है। क्लियर है, देखें सारा ये स्टाइल के टैग के अंदर डिफाइन हुआ हुआ है। बॉडी टैग, एंकर टैग, हेडिंग टैग, हर चीज डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई की। अगर मैं चाहता हूँ सारी हेडिंग पे एक जैसा कलर आए
तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के उस हेडिंग का नंबर लिख दूंगा और नीचे से उसका टैग डिलीट कर दूंगा। जो भी चीज लास्ट में डिफाइन होगी, तो सीएसएस के अंदर एक चीज को कई दफा डिफाइन किया जा सकता है, कोई रूल नहीं है कि वन टाइम ही डिफाइन हो। अगर मैंने हेडिंग वन का कलर यहाँ डिफाइन कर दिया और हेडिंग वन का कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर चेंज कर देता हूँ, हेडिंग टू कर देता हूँ इसको, तो जो कलर लास्ट में डिफाइन होगा वो डिस्प्ले करेगा। ऐसी मिसाल है कि जैसे आपने अपने घर में दीवार में ये ब्लू कलर किया और फिर उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया, तो जो कलर दिखेगा वो ग्रीन होगा क्योंकि वो बाद में कोट हुआ है। आप यहाँ पे देखें, ये आपकी हेडिंग वन और हेडिंग टू रेड कलर में आ रही हैं क्योंकि दोनों एक ही स्टाइल पे अप्लाई हुई हैं, बाकी सारी चीजें अलग अलग। आई होप ये चीज समझ आई होगी। जी सर। अच्छा, उसके बाद है टाइटल एंड इनकोडिंग। देखिए टाइटल आपके डॉक्यूमेंट का जो नाम, अक्सर वेबसाइट्स पे जब मैं किसी पेज को विजिट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ नाम शो हो रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे रियल टाइम प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा। अगर मैं डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस करता हूँ, इस पेज को मैं डायरेक्टली यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि एक नॉर्मल पेज है, जस्ट डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आप इसको देखिएगा, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और इंटरनेट पे जब वेबसाइट अपलोड होगी तब भी अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट ही लिखा हुआ होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइटल में यहाँ बॉटम से भी चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं ये चीज यहाँ से भी डिफाइन कर सकता हूँ, टाइटल एंड इंक्लूडिंग, ठीक है। कंट्रोल मैंने हाइड कर दी, कंट्रोल प्रॉब्लम कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इस जगह, और अब हम यहाँ पे टाइटल इंकोडिंग के साथ साथ, इंकोडिंग होता है टेक्स्ट की टाइप। UTF-8 यूज होता है इंग्लिश के लिए, याद रखें। अगर हम कोई और टाइप लिखेंगे तो फिर टेक्स्ट हमारा मैच नहीं होगा, और टेक्स्ट जो है ना फिर डिफरेंट लैंग्वेजेस पे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे अलग अलग नजर आएगा। तो याद रखें, इंकोडिंग आपकी यूनिकोड UTF-8 ही होनी चाहिए, चेंजेबल होनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आती है यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन, इसमें तो कुछ भी नहीं छेड़ना होता हमें। और नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेसिंग इमेज। ट्रेसिंग इमेज क्या होता है, ये सिर्फ ड्रीमवीवर की हद तक होता है। अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर अक्सर लोगों का वाटर मार्क नजर आ रहा होता है। आप कोई भी जी इमेज एज अ वाटर मार्क लगा सकते हैं, ताकि जब आप कोई क्लास ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास, तो क्या होगा कि आपका वाटर मार्क नजर आएगा। कोई आपकी कॉपी अगर कर भी लेता है, जैसे देखिए यहाँ पे हकीम मोहम्मद सईद की तस्वीर आ रही है, और वाटर मार्क अक्सर ट्रांसपेरेंट होता है, तो आप कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे हो गया ट्रांसपेरेंट। इसको सेव करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे देखें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसका रियल पेज से कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो पेज प्रॉपर्टी यहाँ पे एंड हो गई है, और इसके अंदर हमने जो है इस पेज की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ा कि हम एक वेब पेज फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जी। अब हम आते हैं टूल बार की तरफ। टूल बार में सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML सेलेक्ट करूंगा, और HTML का सबसे पहला टैग है यहाँ पे div टैग। देखिए div एक बॉक्स की तरह काम करता है एक, और इसके अंदर क्या होता है कि हम यूजर डिफाइंड क्लास या यूजर डिफाइंड आईडी को यूज करते हुए div की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मुझसे वो क्लास और आईडी के बारे में पूछ रहा है। अगर मेरे पास क्लास या आईडी नहीं है तो जस्ट ये ऐसे ही नजर है। एक क्लास में बना लेता हूँ, वैसे तो क्योंकि आपको CSS आता है तो क्लास का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्लास के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ डॉट लगा के कर देता हूँ ABC, और सिर्फ बैकग्राउंड कलर लूंगा यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग कलर आ जाए, लाइट ग्रीन या लाइट येलो, बस डन। ओके डन, सेव कर दिया। अच्छा, क्लास खुद ब खुद कहीं अप्लाई नहीं होती। अब जब आप डिव इस्तेमाल करोगे तो आपके पास यहाँ क्लास का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप अप्लाई कर दो। अच्छा, एक चीज है डिव क्लास में और आईडी में, उसमें क्या होता है कि फर्क ये होता है कि जो आप क्लास या आईडी आप यूज करते हैं, ये आपकी जो है क्लास का स्कोप अनलिमिटेड है। मैं एक क्लास एक बॉक्स के अलावा 10,000 चीज़ों पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मैं इस पैराग्राफ पे अप्लाई करूँ,
तो जस्ट यहाँ पे ये इसके टैग आ रहे हैं, मैंने इस पे क्लिक किया, पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट हो गया, बॉडी पे क्लिक किया, पूरी बॉडी सिलेक्ट हो गई। सिर्फ इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे क्लास का टैब आ रहा है, यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर सकता हूँ। यानी HTML में इस्तेमाल होने वाले किसी भी मार्कअप टैग के ऊपर क्लास अप्लाई की जा सकती है, राइट। जी सेव करते हैं इसको। के बाद डिफ हम समझ गए, डिफ के बाद जो है अब जो मॉडर्न वेबसाइट्स बन रही है वो डिफ के अंदर बन रही है, तो सर, उसके ये डिप को छोटा बड़ा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें अभी तो आपके सामने एक लाइन की सूरत में नजर आ रहा है ना ये, ठीक है, हम्म। पूरी कॉर्नर से कॉर्नर तक लाइन है। तो डिफ की फॉर्मेटिंग की जाती है, जस्ट लाइक मैं अगर बात करता हूँ, ये इसी क्लास को फॉर्मेट कर देता हूँ। ये लास्ट में डिफाइन थी ना मेरी, मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पे इसकी विड्थ है टू जी, हंड्रेड CSS भी चालू करना पड़ेगा, यानी कि अलग से कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे एडिटिंग का? नहीं नहीं, CSS है ना, देखें डिफ बस सही है। वो होता ही उसी का पार्ट है। और सर, एक लाइन में अगर दो डिप लेनी हो, इनके एक पिक्चर है और एक टेक्स्ट है। एक में पिक्चर एक में टेक्स्ट लेना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो जी खुद करना पड़ता है, उसकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ती है। जब आप डिव बेस्ड वेबसाइट बनाते हो ना, तो उसके अंदर एक पोजीशन का फैक्टर होता है। पोजीशन का फैक्टर में एक होता है, एक एब्सोल्यूट पोजीशन होती है, एक रिलेटिव पोजीशन होती है। उसमें लेफ्ट और राइट की पोजीशन डिफाइन होती है, टॉप की पोजीशन डिफाइन होती है, तो वो एक ही लाइन में मल्टीपल बॉक्सेस रखे जा सकते हैं, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इस जगह, और अब हम आते हैं इमेज की तरफ। क्लियर। इमेज जी ऐड करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका इमेज ऐड करने का ये है कि मैं यहाँ से इमेज पकड़ूंगा, ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, ये इमेज मेरे वेब पेज पे आ गई। अभी इमेज काफ़ी बड़ा है, मुझे छोटा इमेज चाहिए, तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 161 क्लिक रख के क्लिक करूंगा। हाइट खुद खुद ब खुद इसकी कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि इनके बिटवीन एक लॉक लगा हुआ है, यहाँ नजर आ रहा है लॉक आपको। जी तो मैं जब विड्थ कम करूंगा, उसी रेशियो से, जो रेशियो पिक्चर का है उस रेशियो की बेस पे हाइट कम हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस लॉक को खत्म कर देता हूँ, तो विड्थ और हाइट अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे एक टिक और यहाँ पे एक क्रॉस नजर आ रहा है। अगर मैं इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करूंगा, ये वापस उसी पोजीशन या उसी साइज का हो जाएगा। और टिक के बटन बटन पे क्लिक करूंगा, तो ये साइज हमेशा के लिए रिसाइज होके इतना ही रह जाएगा। तो ये आपके पास एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हैं। क्लियर। जी अब अगर मुझे इमेज बदलना है, तो मेरे पास यहाँ पे टारगेट का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने टारगेट का ऑप्शन लिया, यहाँ पे एक एरो आ गया, एक लकीर आ जाती है, जो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जस्ट, वो यहाँ पे तस्वीर चेंज हो गई। क्लियर। जी उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास फोल्डर आ जाता है, मुझे कौन सी तस्वीर चाहिए, मैं वो तस्वीर यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, वो तस्वीर मेरे पास यहाँ पर आ गई। अच्छा, ये तस्वीर क्योंकि बड़ी है तो इसलिए ऐसी नजर आ रही है, और मैं इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे रिसाइज करके एंटर किया, ये यहाँ पे आ गया। 171 कर देता हूँ, ताकि ये एक ही जैसे साइज की हो जाए। लेकिन देखें कि ये और ये पिक्चर में फर्क है, ये पिक्चर बड़ी नजर आ रही है, छोटी नजर आ रही है, क्यों? देखिए हर पिक्चर का एक पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो होता है, उस रेशियो की बेस पे ये अलग अलग चल रहा होता है। तो ऐसी सूरत में मैं पहले इसका साइज डिफाइन करूंगा, 200 बाय 235, और मैं यहाँ पे इस लॉक को खोलता हूँ, 200 बाय 235, इंटर का बटन दबाऊंगा। अब ये देखें मेरे पास ये दोनों चीजें सेट हो गई। अब सही नजर आ रहा है एक जैसा। जी अच्छा, अब फर्ज करें मुझे इस पिक्चर को एक और पिक्चर ऐड करनी है, मैं जाऊंगा यहाँ पे इंसर्ट टूल में, और यहाँ पे भी HTML के टैग नजर आ रहे हैं। ये इतनी जगह पे क्यों दिए हुए हैं? ड्रैग ड्रॉप भी हो रहा है, टूल बार से भी चल रहा है, और हम डायरेक्टली भी टारगेट से उठा रहे हैं। उसके अलावा जो है हम कोड में कोड लिख के भी उठा सकते हैं, कोड व्यू में जाएंगे, इमेज का टैग लगाएंगे, कोड उठा लेंगे। कई तरीके हैं। ड्रीमवीवर GUI इंटरफेस पे बना हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसे कहते हैं जनरल यूजर इंटरफेस। इससे क्या होता है, जनरल यूजर इंटरफेस से ये होता है कि हम जो है अपना एक जैसे काम करना चाहे काम कर सकते हैं, ठीक है।
मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट मेन्यू में आके भी इमेज पे क्लिक करूंगा, सेम विंडो आ जाएगी और जो चीज़ मुझे इंसर्ट करनी है वो मैं इंसर्ट कर दूंगा। फिर जैसे रिसाइज करनी है वो मैं वैसे ही रिसाइज कर दूंगा उसको। फिर डन, एंटर किया, ये भी सेम साइज की हो गया। क्लियर, सेव कर लिया मैंने इसको। अब पिक्चर एडिट करनी है और फोटोशॉप आपको अगर आता है और आपके कंप्यूटर पे फोटोशॉप इंस्टॉल है तो आप इसको पिक्चर पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे पिक्चर की प्रॉपर्टीज आ रही है जिसमें पिक्चर का नाम है, इस पिक्चर के ऊपर लिंक लगाना है तो आप यहाँ टारगेट से उठा के भी लिंक लगा सकते हो। ठीक है, के था, ओके। और आप इस फोल्डर पे क्लिक करके भी लिंक लगा सकते हो। इसलिए सेव करता हूँ और यहाँ पर आऊंगा, ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा तो यहाँ हैंड टूल आ गया और यहाँ माउस नॉर्मल है। इसका मतलब ये हाइपर लिंक है और जब इस पे क्लिक करूंगा तो ये इमेज अलग से खुल जाएगा। क्लियर हो गया। जी वापस आते हैं और वापस आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को एडिट करूँ। तो मैं जब एडिट का बटन दबाऊंगा तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर होता है फोटोशॉप जो ग्राफिक एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है और वेब डिजाइनिंग में मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ तो मेरे पास इसकी कॉपी मौजूद है। जस्ट मैंने यहाँ क्लिक किया, फोटोशॉप के अंदर ये पिक्चर खुली हुई होगी और एडिट करके जैसे ही मैं सेव करूंगा ये पिक्चर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो मैंने ये कमीज वाली पिक्चर ली है तो ये यहाँ पे फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे येलो निशान आ रहा है तो देखिए पिक्चर ओपन हो गई और मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ इसका कलर चेंज करने जा रहा हूँ। इमेज में जाऊंगा, इमेज एडजस्टमेंट यूजर पैनल और जस्ट इसको आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर मैंने चेंज करना है। मैंने कहा यार भाई ये लाल वाला कलर अच्छा लग रहा है मुझे, जस्ट मैंने कंट्रोल एस किया और उसके बाद पिक्चर सेव हो रही है। क्योंकि एक हैवी पिक्चर है ये तो ये थोड़ा सा टाइम ले रही है लेकिन ये फौरन सेव हो जाती है। और देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मुझे इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। इसके अलावा जी अगर आप वैसे इसको एडिट करना चाहें किसी पिक्चर को तो यहाँ पे मजीद एडिट के ऑप्शन होते हैं जिसमें सेटिंग पे क्लिक करूंगा ये पिक्चर की क्वालिटी को कम कर देगा, यानी पिक्चर की साइज को कम। देखिए पिक्सलेट हो गई पिक्चर आपकी। अब इसका वेट भी बहुत कम हो गया। तो पिक्सलेट कम कर, जैसे बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर है और हैवी है, सही से लोड नहीं हो रही तो आप इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से कम कर सकते हैं। अगर ये पिक्चर क्रॉप करनी है, कटिंग करना है तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, क्रॉपिंग के टूल्स आ जाएंगे और आपने जहाँ तक क्रॉप करना है वो कर सकते हैं। क्रॉपिंग पे रख के जैसा आपको लगे कहाँ पे डन है आपने जस्ट इंटर का बटन दबाना है, क्रॉप हो जाए। ठीक है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ ताकि वापस हो जाए। क्रॉपिंग के बाद यहाँ पे जो टूल आ रहा है वो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अच्छा, डिफरेंट वर्जन्स के अंदर मेरे पास ये है शायद 2020 है, शायद 18 या 20 है तो उसमें ये टूल आ रहे हैं। नए जो अब 2021 वाला आ रहा है ना उसमें ये एडिटिंग के टूल नहीं है, उसमें सिर्फ फोटोशॉप है। तो आप इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन तस्वीर में ब्राइटनेस बढ़ गई, ब्राइटनेस कम हो गई। कंट्रास्ट बढ़ाना है, कंट्रास्ट बढ़ गया। कंट्रास्ट कम करना है, कंट्रास्ट कम हो गया। तो अपनी मर्जी से पिक्चर को जर्नली छोटी मोटी एडिटिंग यहाँ से की जा सकती है। क्लियर हो गया। तो जी इसकी मीटिंग एंड कर रहा हूँ और फिर अभी दोबारा एक मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके।